किसी महापुरुष ने ठीक कहा है, व्यथा नहीं व्यवस्था करो, चिंता नहीं चिंतन करो, प्रस्तुति नहीं प्रशंसा नहीं प्रस्तुति करो। यानी हमें चिंता नहीं करनी है, हमें चिंतन करना है। दो ध्रुव है और दोनों ध्रुव है एक दूसरे का ऑपोजिट है। एक तो चिंता है और दूसरा चिंतन है। चिंता चिता से बुरी होती है। चिता जो चिता होती है वह व्यक्ति को भस्म कर जाती है। उसी तरीके से चिंता भी व्यक्ति को भीतर ही भीतर खाए जाती है और उसकी एफिशिएंसी को डाउन कर देती है, उसकी सोच को खत्म कर देती है और कार्य रूप में परिणित नहीं होती है। ऐसी खतरनाक चिंता होती है। चिंताएं कई तरह से हो सकती है। घर की चिंता होती है, बाल बच्चों की चिंता होती है, रोजगार की चिंता होती है, नौकरी की चिंता होती है और राजनीतिज्ञों की अपनी जो हार जीत की चिंता होती है। अनेक अनेक तरह की चिंताएं होती है। तो वो सारी चिंताएं हैं, वो व्यक्ति को डाउनफॉल की ओर ले जाती है, व्यक्ति को डिप्रेशन में डालती है, व्यक्ति को कष्ट के अंदर डालती है और व्यक्ति की तरक्की नहीं होने देती है। परंतु क्या किया जाए, ये एक मानवीय अवगुण है। ये नॉर्मली हर व्यक्ति के अंदर आ ही जाता है। व्यक्ति चिंता करना नहीं चाहता है, चिंता हो जाती है। बहुत से जो बाहर के लोग हैं वो कहते हैं तुम क्यों चिंता करते हो, काम तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन वो कहना उनकी अच्छी बात है, वो सांत्वना दिलाते हैं, लेकिन भीतर जो मन है वो अपने आप भविष्य की ओर देख करके, भूतकाल की ओर देख करके, वर्तमान की ओर देख करके प्रभावित होकर के वो चिंता करने लग जाता है। तो हमारा विषय केवल चिंता नहीं है, हमारा विषय चिंतन भी है। अब चिंतन क्या होता है? हमारी संस्कृति के अंदर 3 शब्द आते हैं। एक तो चिंतन, दूसरा मनन और तीसरा निध्यासन। ये होलिस्टिक है। कोई भी कार्य करो पहले उसका चिंतन करो कि ये कार्य करना है या नहीं करना है, हमारा लक्ष्य क्या है, उसकी पूरी योजना, वह चिंतन कहलाता है। और दूसरा होता है मनन। चिंतन करने के बाद में मनन किया जाए, यह कार्य कितने दिन के अंदर होगा, इसका रोड मैप क्या होगा, इसका ब्लूप्रिंट क्या होगा, इसका अर्थ कहां से आएगा, इसमें क्या बॉटलनेस रह सकती है और क्या प्लस पॉइंट रह सकते हैं, इसके करने से हमको क्या फायदा होगा और ये कितने दिन में पूर्ण किया जाएगा। ये मनन है। और तीसरा निध्यासन। हमने खूब गहराई से चिंतन मनन करके छोड़ दिया तो कोई अर्थ नहीं, वो सारा बेकार गया। किसान जो है वो फसल के अंदर बीज डाल देता है, बरसात भी हो जाती है, लेकिन आफ्टर केयर नहीं, निदान नहीं करता। उसके आसपास में बहुत सी झाड़ियां ऑटोमेटिकली उग जाती है, उसको हटाना निदान करता है। क्योंकि जो हमारी जो भूमि होती है, मृदा होती है, उसकी ताकत तो वो फालतू की झाड़ियां, बुशेस बोलते हैं, वही खींच लेती है। और हमारा जो असली पौधा है, गेहूं है या हमारा कपास है या बाजरा है, उसको ताकत नहीं मिलती, उसको भोजन नहीं मिलता, तो वो क्या होती, मुरझा जाती है और झाड़ियां हैं बढ़ जाती है। आफ्टर केयर होना जरूरी है। व्यक्ति पढ़ लेता है, लेकिन पढ़ने के बाद क्या, वो नौकरी की तलाश नहीं करता, स्वयं का रोजगार की तलाश नहीं करता, या कोई प्रयास नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता कि मेरी इस डिग्री का, इस पढ़ाई का क्या उपयोग करना है, किस लाइन में जाना है, क्या ध्येय है और क्या हमारा लक्ष्य है, तो वो क्या काम का। तो इस तरीके से आफ्टर केयर होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति ने ऑपरेशन करवा लिया, बहुत अच्छा ऑपरेशन हो गया, और उसके बाद में आफ्टर केयर रेस्ट करने का, परहेज रखने का, दवाई लेने का, टाइम टू टाइम चेकअप कराने का, और जो उसका विधि विधान है उसके अनुरूप चलने का, तब जाकर के वो ऑपरेशन सफल होता है। इस तरीके से भाइयों और बहनों, निध्यासन बहुत जरूरी है। क्यों? निध्यासन जो है परिणाम लाता है। ये क्रियान्विति को निध्यासन कहते हैं। तो ये तीनों चीजें मिलकर के स्टेप बाय स्टेप जो है होलिस्टिक होता है, उससे हमारा कार्य पूर्ण होता है। तो ये तीनों चीजें मैंने बता दी। अब हम चिंतन के विषय पे आते हैं। चिंतन के साथ तीनों चीजों को जोड़ना है। चिंतन, हम खाली चिंता करते हैं। मैं 2-3 एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए किसी बड़े घर की बेटी है और उसकी शादी है, तो उसकी शादी के अंदर जो है वह
जो उसका बाप है या उसकी माँ है, उसके रिलेटिव मात्र चिंतन करते हैं, मात्र चिंता करते हैं कि शादी के अंदर महीना भर ही बाकी रहा है और कोई तैयारी नहीं है, और खाली चिंता करते जाते हैं, चिंतन मनन निध्यासन नहीं करते, तो वो धीरे धीरे जाकर के परेशान हो जाते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष उसका यह है कि व्यक्ति समझदार है, वो चिंता करने वाला नहीं है, वो चिंतन करने वाला है। तो वो क्या करेगा, पूरा चार्ट बनाएगा, महीने पर पहले 6 महीने पहले चार्ट बनाएगा कि हमारे इसके अंदर कितने लोग आने वाले हैं, कितने वीआईपीज लोग आएंगे, कितने बाराती आएंगे, उनको कहाँ रुकवाना है, उनकी होटलों का मैनेजमेंट करेगा, बुकिंग कराएगा, और दूसरा शादी का जो वेन्यू क्या होगा, स्थल क्या होगा, वहाँ टेंट वाले से बात करेगा, भोजन वाले से बात करेगा, कितने लोगों का भोजन, कितने दिन का होगा, बारात कहाँ रुकेगी और कैसे रिसेप्शन कराएगा। एक एक छोटे पॉइंट को वो नोट डाउन करता है, अपनी नोटबुक के अंदर लिख देता है, लिख करके सांगो पांग व्यवस्था हो जाती है, मेनू तक बन जाता है, और क्या क्या आइटम उसके अंदर क्या क्या सामान चाहिएगा वो सब हो जाएगा। अब पूरी जो है रूपरेखा हमारे पास में आ गई। तब क्या होता है, वह व्यक्ति एक काम को सौंप देता है, डिसेंट्रलाइज कर देता है कि टेंट की व्यवस्था हमारा फला रिलेटिव करेगा, और जो है बारातियों की सार संभाल वो करेगा, होटल का मैनेजमेंट वो करेगा, इवेंट्स का वो करेगा, ट्रांसपोर्ट का वो। डिसेंट्रलाइज करने से जो व्यक्ति जिसके घर में शादी है, बहुत बड़ा व्यक्ति है, बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, और उसका रिश्ता भी बहुत बड़े घर में और बहुत आर्थिक दृष्टि से बहुत बड़े घर में किया गया, पर वो निश्चिंत रहता है क्योंकि उसने सारी प्लानिंग कर दी और सबको बांट दी। अब वो चाहे महीना भर बाकी हो, वो सिर्फ मॉनिटरिंग करता है, जिस जिसको काम बांटा है उससे प्रोग्रेस पूछता है,